हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। दिस इज़ दीपा हियर, योर इंग्लिश ट्रेनर। आज का हमारा वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस और इसके करेक्ट यूसेज। दोस्तों, हम अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में, राइटिंग में, स्पीकिंग में हम अक्सर एक सेंटेंस के अंदर दो एक्शन यूज़ कर सकते हैं, राइट। दो एक्शन को यूज़ करते वक्त हम दो अलग अलग टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम दो टेंसेस का यूज़ करते हैं तो हमें किस तरीके से सजाना है टेंस, ये भी बेहद ज़रूरी है। तो आज का हमारा मेन वही है कि टेंसेस के सीक्वेंसेस को हम कैसे मेंटेन करें। हमें जब एक एक्शन को प्रेजेंट में रखना है और एक एक्शन को पास्ट में रखना है तो उसे किस तरह से सजाना है। इसी एक एक्शन को हम अगर पास्ट में रख रहे हैं और किसी एक्शन को हम प्रेजेंट में रख रहे हैं तो उसे हमें कैसे सजाना है। तो टेंसेस से रिलेटेड, उसके सीक्वेंसेस से रिलेटेड किस तरह से अरेंज करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम ये सारी चीज़ें सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस में सीखेंगे कुछ रूल्स की हेल्प से। पर उससे पहले हम ध्यान देते हैं कि किस तरह की कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए, आई एम हंग्री सो आई एट एन एप्पल। इसका क्या मतलब है कि मैं भूखा हूँ इसलिए मैंने एप्पल खाया। क्या आप ऐसा कहेंगे? नहीं, आप ऐसा कहेंगे कि आई वॉज हंग्री सो आई एट एन एप्पल। यहाँ दोनों एक्शन पास्ट में हुई है, इसलिए आप दोनों एक्शन को पास्ट में रख रहे हैं, राइट। तो आप नेक्स्ट देखिए, आई विश आई कैन स्टे विथ यू। काश मैं तुम्हारे साथ रह पाती या रह पाता। तो यहाँ पर आप इमेजिन करें उस सिचुएशन को। तो आप अपने टेंस को अपने पास्ट में रखना है, प्रेजेंट में नहीं रखना है। तो आप ऐसा कहेंगे कि आई विश आई कुड स्टे विथ यू। उसी तरह देखिए, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रिच्ड। यहाँ दोनों एक्शन पास्ट में हो रही है, बट पहला एक्शन क्या है कि ट्रेन का छूटना। तो ट्रेन का छूटना आपका फर्स्ट एक्शन है और दूसरा एक्शन है आपका पहुँचना। तो आपका पहला एक्शन को आप पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और दूसरे एक्शन को आप सिंपल पास्ट में रखेंगे। तो आपको ऐसा कहना चाहिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रिच्ड। तो टेंस के सिक्वेंसेस को मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द एक्शंस, ठीक है। किस तरह से कब हो रही है कौन से एक्शन, उसके अकॉर्डिंग। बट इससे पहले हमें क्लॉज का जानना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम दो अलग अलग टेंसेस, दो अलग अलग वर्ब लगाने के लिए हम दो अलग अलग क्लॉज का भी यूज़ करते हैं। जैसा देखिए एग्जाम्पल, आई वॉज हंग्री। यहाँ पर फर्स्ट है क्लॉज, दूसरा क्लॉज क्या है, सो आई एट एन एप्पल। तो यहाँ दो अलग अलग क्लॉज है। अब ये क्लॉज क्या है पहले ये जान लेते हैं, तो शायद आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। क्लॉज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड कंटेन एटलीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इज कॉल्ड अ क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट होनी चाहिए और एक वर्ब होनी चाहिए, तभी वो क्लॉज होता है। दूसरी क्या बात है? दूसरी है कि इट कैन बी अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है और ये सेंटेंस का एक हिस्सा भी हो सकता है, मतलब वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे देखिए कि आई वॉज हंग्री। यहाँ देखिए, आई आपका सब्जेक्ट है और वॉज आपका वर्ब है, तो ये एक क्लॉज हो गई। दूसरी क्लॉज में देखिए, आई आपका सब्जेक्ट है और एट आपका वर्ब है, तो ये दूसरी क्लॉज हो गई। पर इन दो क्लॉज को जोड़ने वाला कौन सा है? इन दो क्लॉज को जोड़ने वाला सो है। तो हम जब दो क्लॉज को जोड़ते हैं तो उनमें कुछ कंजंक्शन लगाते हैं। यस, तो ये कंजंक्शन हमारी मदद करती है कि दो क्लॉजेस को जोड़ती है। तो ठीक है, तो ये चीज़ें रही। बट जब दूसरी क्लॉज हो रही है, हमारी सेकंड क्लॉज जो है वो सो से चालू हो रही है, सो आई एट एन एप्पल। ऐसा क्यों? इससे आप और डिटेल में समझेंगे जब आप टाइप्स ऑफ क्लॉजेस समझेंगे। चलिए टाइप ऑफ क्लॉजेस समझ लेते हैं। टू टाइप ऑफ क्लॉज होती है मेनली। फर्स्ट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है कि ऐसा क्लॉज जो हमें कंप्लीट आइडिया दे दे। अगर वो कंप्लीट आइडिया दे सकता है तो वो एक सेंटेंस है, ठीक, राइट। और डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब को ऐसा क्लॉज जो हमें कंप्लीट आइडिया नहीं दे पा रहा, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन कुछ मिसिंग है। ऐसे केसेस में हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, राइट। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आई वॉज हंग्री, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस समझा रही है। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि मैं भूखा था, मैं भूखा था ये बताया, मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट।
ये हमें कंप्लीट आइडिया दे रही है। बट अब अगर हम सिर्फ ये कहते सो आई एट एन एप्पल, इसलिए मैंने एप्पल खाया, सिर्फ इतना कहते तो क्या ये कंप्लीट आइडिया देती? नहीं देती। तो ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। तो ऐसी क्लॉज जो हमें कंप्लीट आइडिया नहीं दे पाती तो वो हो गई हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। अब क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम और समझ लेते हैं क्लियर होके। इसे देखिए, आई वॉज हंग्री, राइट, सो आई एट एन एप्पल, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। अब देखिए, अगर मैं ये दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को जोड़ दूँ तो क्या बन रहा है? आई वॉज हंग्री सो आई एट एन एप्पल, ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है। मतलब एक डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड होना पड़ता है एक कंप्लीट आइडिया देने के लिए। मतलब डिपेंडेंट क्लॉज खुद में एक सेंटेंस नहीं हो सकता, अगर वो इंडिपेंडेंट क्लॉज का हेल्प ले ले तो वो एक कंप्लीट आइडिया दे सकता है। तो ये जो है लॉजिक ये क्लॉज की थी, राइट। अब हम जान लेते हैं कि टेंस के सीक्वेंसेस क्या होती है और इसकी क्या क्या रूल्स है। सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस क्या होता है? व्हेन अ टू क्लॉज मेक अप अ सेंटेंस, जब एक सेंटेंस में दो क्लॉजेज होती है। बट ऑब्वियस हम अगर डिपेंडेंट क्लॉज को ले रहे हैं तो इंडिपेंडेंट क्लॉज ज़रूर होगा। तो जब हम प्रिंसिपल क्लॉज, राइट, इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो जब इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दो क्लॉज मिलकर कोई एक सेंटेंस तैयार होती है, ये बताने के लिए कि दो एक्शन हो रहा है और दो अलग अलग टेंसेस में हो रहा है, उस केसेस में हमें क्या करना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज की टेंस पूरी तरह से निर्भर रहती है, डिपेंडेंट रहती है प्रिंसिपल क्लॉज में, राइट। तो प्रिंसिपल क्लॉज हमें हेल्प करता है, प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस हमें हेल्प करता है कि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज किस टेंस में होता है। तो चलिए हम कुछ रूल्स को जान लेते हैं। सबसे पहला रूल है, इफ़ देयर इज़ अ पास्ट टेंस इन अ प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब है इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है तो इट मस्ट बी फॉलोड बाय पास्ट टेंस इन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होनी चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल, आई फेल्ट हंग्री सो आई एट एन एप्पल। The children were crying because they were hungry. The patient had died before the doctor came. I would do this if I were allowed. ये सारे सेंटेंसेस देखिए, इसके प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में है, ठीक है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है, इसके 3 एक्सेप्शन हैं। हम तीनों एक्सेप्शंस को जान लेते हैं। पहला एक्सेप्शन, a past tense in a principal clause may be followed by the present tense in a subordinate clause when subordinate clause express some habitual or universal fact. इसका क्या मतलब है कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में ही फॉलोड होगी अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज कुछ ऐसा एक्सप्रेस कर रही है जो हैबिचुअल फैक्ट है या यूनिवर्सल फैक्ट है। ओके, ये हैबिचुअल की बातें हो रही है, ये जो अक्सर होता ही रहा है, इसकी चेंजेस नहीं होती है। जैसे सूरज पूर्व दिशा से ही उठती है, सनराइज फ्रॉम द ईस्ट इन द ईस्ट। तो इस केसेस में हम यही कहेंगे कि ये हैबिचुअल यूनिवर्सल फैक्ट है, इसकी फैक्ट चेंज नहीं हो सकती, ये अस्तित्व है यही। तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे। हम नहीं देखेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो हमें पास्ट टेंस में ही करना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, He learned from his experience that pride has fall. तो pride has fall एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। तो घमंड टूटता है, तो ये एक आपका यूनिवर्सल फैक्ट है। इस केसेस में आपने प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस का यूज़ किया था तो आप सबऑर्डिनेट क्लॉज पे पास्ट टेंस का यूज़ नहीं कर सकते, आपको प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, द टीचर टॉट अस दैट अर्थ इज़ राउंड। अर्थ गोल है, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये चेंज नहीं हो सकता। अर्थ फ्लैट नहीं हो सकता, या फ्लैट था गोल था ऐसा भी नहीं कह सकते हम, राइट। तो अर्थ इज़ राउंड इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट और आपको प्रेजेंट में ही रखना है, भले ही आप प्रिंसिपल क्लॉज को पास्ट में रख रहे हैं तब भी, राइट। नाउ एक्सेप्शन नंबर 2,
A subordinate clause express, place, reason, comparison may be in any tense according to the sense to be expressed. Hence, any tense in a principal clause may be followed by any tense in a subordinate clause. इस केसेस में क्या करना है, subordinate clause अगर हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेस कर रही हो कि कुछ प्लेस, रीज़न या कंपैरिजन की चीज़ें एक्सप्रेस कर रही हो, उस केसेस में भी हम प्रिंसिपल क्लॉज के टेंस को नहीं देखेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किसी भी टेंस में हो सकता है। मतलब अगर प्रिंसिपल क्लॉज को हम प्रेजेंट में रख रहे हैं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में हो सकता है। अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज को पास्ट में, प्रेजेंट में रख रहे हैं, पास्ट में रख रहे हैं, फ्यूचर में रख रहे हैं, तो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई भी टेंस में हो सकता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर आप देख सकते हैं, ही विल गेट द जॉब, उसे जॉब मिलेगी क्योंकि उसे इंग्लिश अच्छी आती है, ही इज़ गुड इन इंग्लिश, तो उसे अच्छी आती है, इसकी वजह से उसकी चांसेस अच्छी है कि उसे जॉब मिलेगी। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ही गॉट द जॉब, उसे जॉब मिली क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी है, तो ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये पूरा डिपेंड करता है कि कहने वाले का सेंस के ऊपर, कि वो किस सेंस पे, किस संदर्भ पे वो कह रहा है। राइट नाउ नेक्स्ट देखिए, शी लाइक्ड यू मोर देन शी लाइक्ड मी। शी लाइक्स यू more than she liked me. She will likes you more than she likes me. इन केसेस में भी आप साथ देख रहे हैं कि कुछ हमने पास्ट में रखा है प्रिंसिपल क्लॉज को, तो हमने इस केसेस में अपना सबऑर्डिनेट क्लॉज को जो है प्रेजेंट में रखा है। राइट अब देखिए, यहाँ देखिए मैंने प्रेजेंट में रखा है प्रिंसिपल क्लॉज को, तो हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज को पास्ट में रखा है, और यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज को हमने फ्यूचर में रखा है, तो हमने यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट में रखा है। तो ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, हमें सिर्फ कहने वाले के सेंस के ऊपर होता है, क्या मैं कहना चाहता हूँ उसके सेंस के ऊपर है कि हमें क्या बैठाना चाहिए प्रेजेंट में और क्या बैठाना चाहिए हमें सबऑर्डिनेट क्लॉजेस में। नाउ नेक्स्ट, सेम रूल एप्लीकेबल होती है एज वेल एज में भी। एज वेल एज से भी हम अगर दोनों क्लॉज को जोड़ते हैं तो भी वही होता है जैसे हमने दैन में सीखा था कि कोई भी टेंस किसी भी टेंस को फॉलो कर सकती है। मतलब प्रिंसिपल क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किसी भी टेंस में हो सकता है। सैम्पल के तौर पे देख लीजिए, ही लाइक्ड मी एज वेल एज ही लाइक्ड यू। ही लाइक्ड मी एज वेल एज ही विल लाइक यू। ही लाइक्ड मी एज वेल एज ही लाइक्स यू। राइट नेक्स्ट, शी हेल्प मी एज वेल एज शी विल हेल्प यू। तो ये पूरा डिपेंड करता है कि हम किस सेंस में बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्सेप्शन 3, इफ सबऑर्डिनेट क्लॉज इन ए एडजेक्टिव क्लॉज इन दैट केस इट मे बी इन एनी टेंस इफ द प्रिंसिपल क्लॉज इन अ पास्ट टेंस। हमने ये रूल्स, फर्स्ट रूल को ही हमने समझा था कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट में ही रखना है। बट इसमें क्या कंडीशन है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज हो, मतलब अगर हमारे प्रिंसिपल क्लॉज में जो डाउन यूज़ हुआ है उसके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सेकंड क्लॉज में दी हुई है, मतलब हमारे डिपेंडेंट क्लॉज में दी हुई है, अब उस केसेस में हमें क्या करना है, हमें कोई भी टेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। हम नहीं देखेंगे कि ये पास्ट टेंस में प्रिंसिपल क्लॉज है तो हमें पास्ट टेंस में ही सबऑर्डिनेट क्लॉज को रखना है। एग्जाम्पल्स देखिए, आई सॉ अ मैन, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है। अब देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज में हु सेल्स आइसक्रीम, मैंने एक आदमी देखा जो आइसक्रीम बेचता है, मतलब उसका जो प्रोफेशन है वही आइसक्रीम बेचना है, तो हम इस केसेस में सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट में रख सकते हैं। राइट नेक्स्ट देखिए, आई विजिटेड द सिटी, मैं उस सिटी में विजिट किया था। वेयर ही विल स्टे, जहाँ वो रहने वाला है, तो ये सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। राइट यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने प्रिंसिपल क्लॉज को पास्ट में यूज़ किया है और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमने फ्यूचर में किया है। नेक्स्ट देखिए कि आई सॉ द प्लेस वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ मैंने पास्ट में यूज़ किया है प्रिंसिपल क्लॉज को, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमने पास्ट में यूज़ किया क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने वो जगह देखी हुई है जहाँ एक्सीडेंट हुई थी। राइट तो ये हमारा एक्सेप्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारा रूल्स 2। रूल्स 2 है, अ प्रेजेंट और अ फ्यूचर टेंस इन अ प्रिंसिपल क्लॉज may be followed by any tense required by the sense in a subordinate clause. It can be a present, past or a future.
इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा किसी भी टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ही थिंक्स दैट ही विल पास, वो सोच रहा है कि वो पास हो जाएगा, राइट। तो हमने प्रिंसिपल क्लॉज को जो है प्रेजेंट में रखा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज को फ्यूचर में रखा है। शी सेज दैट शी इज़ फाइन टुडे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज को मैंने प्रेजेंट में रखा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमने भी प्रेजेंट में रखा है, क्योंकि मेरा कहने का सेंस ही यही है कि वो कह रही है कि वो फाइन है, आज वो अच्छी है। नेक्स्ट देखिए, शी हैज़ टोल्ड मी दैट द मूवी वॉज नॉट गुड, उसने मुझे कहा कि मूवी अच्छी नहीं थी, राइट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने प्रिंसिपल क्लॉज को प्रेजेंट में रखा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमने फिर पास्ट में कर दिया। तो यहाँ देख रहे हैं कि मैंने प्रिंसिपल क्लॉज की जितने भी एग्जांपल्स दिखाए आपको मैंने जो है प्रेजेंट में रखा है, बट सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमने फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट तीनों में ही बदल सकते हैं, सिर्फ कहने के सेंस के ऊपर है। नेक्स्ट देखिए, अब अगर प्रिंसिपल क्लॉज को हम फ्यूचर में रखते हैं, ही विल थिंक दैट शी वर्क्स हार्ड, ओके। नाउ ही will think that she worked hard. He will think that she will work hard. इन केसेस में भी हमने प्रिंसिपल क्लॉज को जो है फ्यूचर में रखा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज को एक बार प्रेजेंट, एक बार पास्ट और एक बार फ्यूचर में रखा है। तो पूरा कहने के सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए, इसकी भी एक्सेप्शन है। इसकी एक्सेप्शन क्या है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर इंट्रोड्यूस होती है, शुरू होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ़, अनटिल, एज, बिफोर, व्हेन, एज सुन एज, अनलेस, इवन इफ, इन सारी कंजंक्शन से शुरू होने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज हो और प्रिंसिपल क्लॉज अगर फ्यूचर में हो, उस केसेस में हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट में ही रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, द पेमेंट विल बी मेड ओनली इफ द वर्क इज़ completed ऑन टाइम, ओके। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ओनली इफ़ का यूज़ किया है, ठीक है, जिससे सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू हो रही है और मैंने अपने सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट में ही रखा है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज वो है फ्यूचर टेंस में, ओके। नेक्स्ट देख सकते हैं, शी विल वेट अंटिल आई रिटर्न, तो अंटिल से शुरू हुई है हमारी कंजंक्शंस, राइट, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और हमने इसको प्रेजेंट में ही रखा है और हमने अपने प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर में रखा है। उसी की तरह हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई विल नॉट कम इफ़ इट रेन, आई शैल पनिश यू अनलेस यू अपोलोजाइज। इस तरह की जो भी कंजंक्शन वर्ड्स होती हैं उस केसेस में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर में रखते हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को आपको प्रेजेंट में ही रखना है, राइट। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 3, वेन एवर द सेंटेंस बिगेन विथ इफ़ से अगर सेंटेंस बिगेन होती है, शुरू होती है और वो एक कंडीशनल सेंटेंस हो, मतलब यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस में भी मैं यहाँ टाइप 2 एंड टाइप 3 की बात कर रही हूँ, जहाँ पर हम अनरियल सिचुएशन या अनलाइकली सिचुएशन की बात करते हैं, मतलब जो एक्चुअल में नहीं है, जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो आज ऐसा प्रेजेंट सिचुएशन होता। इस केसेस में हम इफ़ का यूज़ करते हैं। तो इफ़ के यूज़ करने की भी कुछ कंडीशंस है, चलिए देखते हैं उसका क्या है। इफ़ प्लस सिंपल पास्ट अगर हो सबऑर्डिनेट क्लॉज में तो प्रिंसिपल क्लॉज हमारा वुड प्लस वर्ब होगा। दूसरा देख सकते हैं, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट अगर हो तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल होगा, राइट। यहाँ एग्जांपल से देख सकते हैं कि इफ़ प्लस सिंपल पास्ट अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज हो तो हम किस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर कर सकते हैं। इफ़ आई केम होम अर्लियर आई वुड प्रिपेयर डिनर, यहाँ देख सकते हैं कि हमने इफ़ के साथ सिंपल पास्ट का यूज़ किया है, इसीलिए हमने प्रिंसिपल क्लॉज को वुड प्लस वर्ब में बनाया है, राइट। नेक्स्ट देख सकते हैं, इफ़ शी फेल शी वुड हर्ट हरसेल्फ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो है हमने इफ़ प्लस सिंपल पास्ट का यूज़ किया है और हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो वुड प्लस वर्ब में है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट में अगर हम करते हैं तो इफ़ आई हैडंट वर्क हार्डर आई वुड हैव फेल्ड, राइट। इस केसेस में भी आप देख सकते हैं कि मैंने इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया है तो हमें वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को यूज़ करना होगा, ओके।
If we had reached earlier, we would have caught the train. Okay, now rules 4. If some phrases such as if only, I wish that, what if से अगर कोई फ्रेज से आप अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं तो इस केसेस में आपका जो क्लॉज फॉलो होगा इस फ्रेज के साथ इट शुड बी ऑलवेज इन पास्ट टेंस. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल. इफ ओनली आई कुड डू दिस. राइट, इफ ओनली फ्रेज है, काश मैं कर पाता, आई कुड डू दिस. आई विश आई वुड बी टॉलर, काश मैं लंबा होता या लंबी होती. Rule number 5. When the subordinate clause is introduced by the conjunction of purpose. जब हम conjunction of purpose का यूज़ करते हैं अपने subordinate clause में, ये बताने के लिए ये कारण है, reason, purpose मतलब reason का हो रहा है conjunction का यूज़. ऐसे conjunction का यूज़ जब हम करते हैं तो इसमें 2 रूल फॉलो होती है. क्या रूल फॉलो होती है जान लेते हैं. पहला है इफ़ द वर्ब इन अ प्रिंसिपल क्लॉज इन अ प्रेजेंट और अ फ्यूचर टेंस. अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज को प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रखते हैं तो उस केसेस में हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब हो जाएगा मे. मे में एक्सप्रेस करना है हमें. एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, ही स्टडीज़ हार्ड दैट ही मे पास द एग्ज़ाम. वो मेहनत करता है क्योंकि उसे पास होना है. राइट, ही मे पास द एग्ज़ाम्स, वो पास हो सके. उसका पर्पस क्या है, उसका एग्ज़ाम को पास करना. तो इस केसेस में आपने देखा कि मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज में प्रेजेंट का यूज़ किया है तो मैंने सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का यूज़ किया है. मे प्लस हमारा वर्ब का बेस फॉर्म. नेक्स्ट, इफ़ द वर्ब इन अ प्रिंसिपल क्लॉज इन अ पास्ट टेंस. अगर हमने पास्ट टेंस का यूज़ किया है प्रिंसिपल क्लॉज में तो हम अपने सबऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब में माइट का यूज़ करेंगे. जैसे he studied hard that he might pass the exams. ओके, तो यहाँ वो मेहनत करता था ताकि वो एग्ज़ाम पास कर सकता था. राइट, he might pass the exams, ताकि वो पास एग्ज़ाम कर पाता. तो इस केसेस में भी हमने देखा कि हमने जब प्रिंसिपल क्लॉज को प्रेजेंट में रखा है तो हम अपने सबऑर्डिनेट क्लॉज को मे में रखेंगे और अगर हम पास्ट में कर रहे हैं तो हम माइट का यूज़ करेंगे. ना रूल नंबर 6. When two action happen in the past. यहाँ पर हम बात करेंगे कि 2 एक्शन और दोनों एक्शन पास्ट में हो रहा है. अब पास्ट में हो रहा है तो फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन की बात करें तो पहला एक्शन अगर कंप्लीट हो गया है उसके तुरंत बाद ही कोई सेकंड एक्शन शुरू होती है उस केसेस में हम फर्स्ट एक्शन को पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और सेकंड एक्शन को हम सिंपल पास्ट में रखेंगे. जैसे देखिए हमारा मेन क्लॉज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट और हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा पास्ट टेंस. राइट, व्हेन एन एक्शन वाज गोइंग ऑन. अगर हमारा 2 एक्शन हो रहा है और एक एक्शन गोइंग ऑन कंडीशन में है तभी कोई दूसरी एक्शन स्टार्ट हो गई, इंटरप्ट किया फर्स्ट एक्शन को, उस केसेस में हम क्या करेंगे, हमारी फर्स्ट एक्शन को पास्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे और हमारे सेकेंड एक्शन को सिंपल पास्ट में रखेंगे. ओके, इस केसेस में मेरा मेन क्लॉज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा पास्ट टेंस में. जैसे अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम जब 2 टेंसेस जो पास्ट में हो रही है हम फर्स्ट एक्शन को पास्ट परफेक्ट में रख रहे हैं. तो पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड. यहाँ पर देखा कि पेशेंट मर चुका था जब तक डॉक्टर आया. तो यहाँ पर डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट की डेथ हो चुकी थी. तो ये हमारा फर्स्ट एक्शन था और ये कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया है और सेकेंड एक्शन को हमने सिंपल पास्ट का यूज़ किया है. अब दूसरे एग्जांपल्स में देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट एक्शन जो है कंटिन्यूअस स्टेट में है वैसे ही दूसरा ही एक्शन सेकेंड एक्शन इंटरप्ट कर दिया हमारे फर्स्ट एक्शन को. तो उस केसेस में हम क्या करते हैं कि पहला एक्शन जो है कंटिन्यूअस में दिखाते हैं, आई वॉज पेइंग माई बिल व्हेन समवन कॉल्ड माई नेम. तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मैंने एक कंटिन्यूअस में रखा है और एक सिंपल पास्ट में रखा है. पहले वाले में देखा हमने पास्ट परफेक्ट में रखा है और दूसरा एक्शन को हमने सिंपल पास्ट में रखा है. तो ये सारी चीज़ें जो थी ये टेंसेस रिलेटेड रूल्स थी. होप आपको ये सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे रिप्लाई कर सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that you can get a latest video updates. Thank you for watching my videos.